हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 समाप्त हो जाएगा। मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को और पार्ट 5 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 6 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. नाजीज ने जिस तरह से अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, उससे काफी लोग नाजिज्म के प्रभाव में आ गए थे और वे भी नाजिज्म को सही मानने लगे थे और पूरी दुनिया को नाजी व्यू से ही देखने लगे थे और अपनी भावनाओं को नाजी लैंग्वेज में व्यक्त करने लगे थे। बहुत सारे लोग नात्सी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम when they saw someone who looked like a Jew. अगर जर्मन का सामना किसी जीव या अनडिजायरेबल से हो जाता था, तो उनके प्रति जर्मन लोगों के मन में गुस्सा, नफरत की भावना पैदा हो जाती थी। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। दे मार्क द हाउस ऑफ ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। लोग ज्यूस के घरों के बाहर मार्क लगा देते थे ताकि उनके घरों को पहचाना जा सके, और जिन पड़ोसियों पर उन्हें शक होता था उनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट कर देते थे। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। दे genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. लोगों को नाजिज्म पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि नाजिज्म उनके जीवन में वापस से प्रॉस्पेरिटी ले आएगा, देश में तरक्की होगा। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो डिग्निटी लॉस हुआ था, ह्यूमिलिएशन हुआ था, नाजिज्म जर्मनी के खोए हुए डिग्निटी को वापस ले आएगा।
उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। But not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. लेकिन सभी जर्मन नाजी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने नाजिज्म का विरोध किया, जबकि उन्हें खतरा था कि पुलिस उनका दमन करेगी और उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा सकता था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी थी जो नाजीज के अत्याचार को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। They were too scared to act, to differ, to protest. They preferred to look away. लोग नाजीज से इतना डरे हुए थे कि वे नाजीज का विरोध नहीं कर पा रहे थे। वे अपना ओपिनियन रखने से डरते थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से डरते थे। इसलिए वे अपने मन की बात कहने के बजाय नाजीज के अत्याचार को देखकर अपनी नजर फेर लेते थे। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest, an uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. पैस्टर निम्यूलर ने नाजीज का विरोध किया था। वे एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। उन्होंने पाया था कि नाजीज के क्राइम के अगेंस्ट जो ऑर्डिनरी जर्मन लोग थे, वे विरोध नहीं कर रहे थे। वे एकदम खामोश थे। पादरी निम्यूलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। He has written in a very poignant manner about this silence while targeting the horrific working style and misdeeds of the Gestapo. नाजीज के अत्याचारों के बारे में पैस्टर निम्यूलर ने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। गेस्तापो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस ज्यूज को कैसे टारगेट करती थी और उन पर अत्याचार करती थी, इस बारे में भी लिखा है। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. जर्मनी में ज्यूज क्या महसूस करते थे, ये एक अलग ही कहानी है, क्योंकि उन्हें वो अत्याचार फेस करना पड़ता था, उनका दमन किया जाता था, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। नात्सी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. शार्लेट बेराट ने अपने डायरी में ज्यूज लोगों के सपने के बारे में लिखा है कि वे अपने लाइफ में क्या करना चाहते थे। बाद में इस डायरी को उन्होंने किताब के रूप में पब्लिश किया था। किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट बेराट ने अपने डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया
पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। She describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. शार्लेट बेराट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद नाजीज द्वारा फैलाए गए ज्यूस के स्टीरियोटाइप्स पे खुद ज्यूस भी बिलीव करने लगे थे। शार्लेट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आईज, ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। ज्यूस को सपने आने लगे थे कि उनकी नाक मुड़ी हुई है, बाल और आंखें काली हैं। उनको अपने लुक्स और मूवमेंट भी ज्यूस जैसे लगने लगे थे। नाजीज ने ऑर्थोडॉक्स ज्यूस के बारे में जैसा प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसका असर ज्यूस पर होने लगा था। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज। नाजी प्रेस में ज्यूस को लेकर जो स्टीरियोटाइप फैलाया गया था, जो ज्यूस की इमेजेस छापी जाती थी, वो ज्यूस को दिन रात परेशान करती थी। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। ये स्टीरियोटाइप्स, ये इमेजेस ज्यूस को सपने में भी परेशान करती थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच्ड द गैस चेम्बर। ज्यूस गैस चेम्बर में पहुंचने से पहले 1000 मौत मरते थे। गैस चेम्बर तक पहुंचने से पहले ही यहूदियों की कई मौतें हो गई। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज अबाउट दी होलोकॉस्ट, महाध्वंस के बारे में जानकारियां। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजीम। नाजीज ने जो अत्याचार किए थे लोगों पे, अनडिजायरेबल्स को जो मारा गया था, उसका इंफॉर्मेशन नाजी रिजीम के आखिरी सालों में अब धीरे धीरे जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ वॉट हैड हैपेंड। लेकिन वहां रियल में क्या हुआ था, इसका पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद और जर्मनी की हार के बाद ही पता चल पाया। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. जर्मन्स इस बात से दुखी थे कि उनका राष्ट्र पराजित हो गया था, लेकिन ज्यूज भी चाहते थे कि दुनिया याद रखे कि किस कदर ज्यूज ने नाजी किलिंग ऑपरेशंस को फेस किया है, ज्यूज कितने अत्याचार सहे हैं। ज्यूज के कत्लेआम को होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, होलोकॉस्ट भी कहा जाता है।
At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. जब ज्यूस पे अत्याचार अपने चरम पे था, तब घेटोस में रहने वाले एक ज्यूस ने अपने साथी से कहा था कि वो वॉर खत्म होने के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीवित रहना चाहता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what happened in Nazi Germany. इसका मतलब ये था कि वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी में नाजीज ने किस तरह का अत्याचार किया है और वहां क्या-क्या हो रहा था। शायद वो दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या-क्या हो रहा था। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, and created archives. कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहने वाले लोग, घेटोज में रहने वाले लोग चाहते थे कि वे उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रख सके जिसमें नाजी अत्याचारों का उल्लेख है, ताकि पूरी दुनिया को वो नाजी अत्याचारों के बारे में बता सके। वे खुद गवाही देना चाहते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने डायरीज लिखी, नोट्सबुक लिखे, डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने के लिए आर्काइव्स बनाए। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह घेटो और कैंप में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. जब नाजीज को लग गया था कि वे युद्ध हारने वाले हैं, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करने लगे ताकि वे ऑफिसेस में मौजूद नाजी रिजीम के डॉक्यूमेंट्स को जला सके, ताकि कोई एविडेंस न बचे नाजी अत्याचार का। लेकिन इसके विपरीत, जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तय है, तो नात्सी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। Yet, the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museums in many parts of the world today. दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, म्यूजियम में, मेमोरियल्स में होलोकॉस्ट से रिलेटेड मेमोयर्स हैं, फिक्शंस हैं, पोइट्री हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि होलोकॉस्ट की स्मृति को जिंदा रखा जा सके। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. ये म्यूजियम, मेमोरियल्स एक ट्रिब्यूट है उनके लिए जिन्होंने नाजिज्म का विरोध किया था, एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है उनके लिए जिन्होंने नाजिज्म यानी गलत का साथ दिया था, और एक वार्निंग है उनके लिए जो चुपचाप सब देखते रहे। मतलब, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का एहसास दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां।
इन डेट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस रिवीजन के लिए दिया गया है। अगस्त 1, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। नवंबर 9, 1918 जर्मनी कैपिटुलेट्स एंडिंग द वॉर। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपनी हार मान ली और युद्ध समाप्त हुआ। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। नवंबर 9, 1918 प्रोक्लेमेशन ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। 9 नवंबर 1918 को ही वाइमार रिपब्लिक के गठन का ऐलान हुआ। 9 नवंबर 1918 वाइमार गणराज्य की स्थापना का ऐलान। जून 28, 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साई। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ। 28 जून 1919 वर्साई की संधि। जनवरी 30, 1933 हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। सितंबर 1, 1939 जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड में इन्वेड कर देता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जून 22, 1941 जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर। 22 जून 1941 को जर्मनी यूएसएसआर में घुसती है। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। जून 23, 1941 मास मर्डर ऑफ द ज्यूज बिगिंस। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। दिसंबर 8, 1941 द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 8 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जनवरी 27, 1945 सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्विट्स। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑशविट्स को मुक्त कराती हैं। मई 8, 1945 एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। 8 मई 1945 को एलाइड पावर्स की यूरोप में विक्ट्री हो जाती है। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।